नमस्कार दोस्तों, सागर सामान्य ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी का टॉपिक उठाए हैं, पहला वर्णमाला, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं, देखते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले भाषा की बात आई है। तो जो भाषा है, भाषा इस संस्कृत के भाष शब्द से लिया गया है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि बताइए भाषा का धातु रूप क्या है ना। जो धातु रूप पूछता है वो संस्कृत में भी कभी कभी उठा देता है इस तरीके से, ठीक। तो भाषा जो है वो संस्कृत के भाष शब्द से लिया गया है ना, भाष शब्द से। अब देखिए, जो भाषा मतलब भाष का जो सार्थक अर्थ होता है, जो अर्थ है उसका वो है बोलना। क्या हो? बोलना है, ठीक। जो भाषा की सार्थक इकाई जो होती है वो होती है वाक्य। तो देखिए, जो है कि वाक्य जो है वो एक प्रवाह के रूप में चलता रहता है, एक प्रवाह बनाता है। जैसे कहने का मतलब ये चीज़ है कि जब सबसे पहले वाक्य है तो वाक्य किससे मिलकर बना है? उपवाक्य से। उपवाक्य से मिलकर बना है पदबंध से। पदबंध किससे मिलकर बना है? पद से। पद किससे मिला है? अक्षर से। अक्षर किससे मिला है? ध्वनि या वर्ण से मिला हुआ है ना। तो ये इसका एक क्रम है ना। जो इसका जो मूल रूप आती है, जैसे कोई भाषा अगर हम बोल रहे हैं, अगर हम केवल शब्द ही बोल रहे हैं, है ना, तो पूरी उसका अर्थ समझ में नहीं आता है ना। तो हम क्या करते हैं, जब तक उसको एक वाक्य के रूप में एक सुव्यवस्थित प्रवाह हम नहीं देंगे उसको, तब तक वो बात हमारी समझ में नहीं आती है ना। तो इसी वजह से जो भाषा की जो सार्थक इकाई होती है, ठीक है ना, वो वाक्य होता है, ठीक। चलिए आइए आगे देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। जैसा कि हमने बताया है, ध्वनि सबसे क्या है? ये मूल रूप है ना। तो ये जो भाषा है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग उठाए हैं वर्णमाला, टॉपिक उठाए हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होता है, आइए सबसे पहले इसको भी तो देख लेते हैं। देखिए, वर्णमाला जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, है ना। अक्सर हम लोग सुने होंगे कि वर्णमाला जो है अ से क्या तक लिखा हुआ है, वर्णमाला हो गया है। लेकिन अगर हम वर्णमाला लिखा हुआ है, अगर हम लिख दें जैसे क लिखा हुआ है, ख लिखा हुआ है, हम अंगा छोड़ दें, अंगा छोड़ करके हम सीधे घ लिख दें, है ना। अंगा यहाँ पे लिखो, ये भी तो वर्णमाला में आता है। ये भी तो शब्दों का समूह है, वर्णों का समूह है ना। लेकिन हम इसको वर्णमाला नहीं कह रहे हैं। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसका जो क्रम है, ये सॉरी यहाँ पे अंगा पहले लिखते हैं, अघा बाद में। जो वर्णों का जो समूह है, जो व्यवस्थित नहीं है ना, ये व्यवस्थित नहीं है। इस वजह से हम इसको नहीं कहेंगे वर्णमाला, बल्कि हम वर्णमाला उसे कहेंगे जिसका एक व्यवस्थित समूह बनता हो, है ना। इसका एक व्यवस्थित समूह बनता हो, उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। अब देखिए, हिंदी का जो वर्णमाला है वो मानक रूप में, देखिए इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया। देखिए, मानक हिंदी वर्णमाला, इसके आधार पे अगर देखते हैं तो हिंदी जो है वर्ण जो है वो उच्चारण के आधार पे अलग होते हैं और लेखन के आधार पे अलग होते हैं। दोनों का अलग अलग है। लेखन के आधार पे वो उनको अलग से वर्गीकृत किया जाए। जैसे अभी देखिए, जैसे अगर हम उच्चारण के आधार पर देखें वर्णमाला, तो वर्णमाला हम लोग अक्सर पढ़े होंगे कि वर्ण जो है 52 अक्षर होते हैं, और से क्या तक वर्णमाला में क्या होते हैं? 52 अक्षर होते हैं। लेकिन यहाँ पे उच्चारण के आधार पर अगर देखा जाए तो 45 ही वर्ण होते हैं। इसमें से स्वर 10 होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं, है ना। ये चीज़ ये हो गया। अब ये 10 स्वर होते हैं, आप कहेंगे 10 ही स्वर कैसे होते हैं? हमने तो 13 पढ़ा है। तो देखिए, 13 हमने भी पढ़ा है बचपन में, ऐसा नहीं है। 13 हम लोग मानक रूप से मानते हैं, 13 होते हैं, मुख्यतः मानते हैं। लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए, उच्चारण के आधार पर अगर देखी जाए, तो हमारे जो स्वर होते हैं वो 10 ही होते हैं। जैसे देखिए, ये री नहीं होता है, और ये अंग और अ नहीं होते हैं, इनको नहीं लिया जाता है ना। तो इसी वजह से कहा जाता है कि 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन हो गए। अब देखिए, लेखन के आधार पर अगर देखा जाए तो लेखन के आधार पर 52 वर्ड होते हैं, जो हम लोग अक्सर पढ़े हुए हैं, है ना। अब देखिए, 13 स्वर हो गए और 35 व्यंजन हो गए, और 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। संयुक्त व्यंजन ये संयुक्त अक्षर को ले लिया जाता है। संयुक्त व्यंजन जो ये है संयुक्त अक्षर, है ना, संयुक्त व्यंजन को ले लिया जाता है। जैसे अभी उसी में अड़ा औढ़ा भी आ जाता है, ये सारी चीज़ें भी व्यंजन में आ जाती है ना। तो उन्हें भी सबको काउंट कर लिया जाता है। तो हमारा क्या हो जाता है? ये लेखन के आधार पे 52 हो जाते हैं, स्वर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कुछ। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे जो वर्ण है, वर्ण जो है देखिए, ये विदेशों से आगत ध्वनियाँ, कुछ विदेशों से भी मतलब कि वर्ण आए हुए हैं, ध्वनियाँ आई हुई है ना। जिसको मतलब हम लोग विदेशों से ले, जैसे पहले अरब आए, विदेशी
तमाम आते रहे, वो भी अपने कुछ ध्वनियों का उन्होंने आविष्कार किया है। पुर्तगाली है, हाँ, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, ऐसे तमाम लोग आए हुए हैं, है ना। तो देखिए अरबी और फारसी जो है ना, अरबी फारसी ध्वनियाँ हैं। ये एग्जाम में पूछता है, ये हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि केवल आप जानते रहिए, एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछ देता है। अब इसमें देखिए अंतर क्या पहचानना है आपको, जैसे आप तो वैसे अंतर नहीं जान पाएंगे ना कि भाई अरबी फारसी, आप ऐसे कैसे पता करेंगे कि कौन सी अरबी वर्ड है, कौन सा फारसी है, ये तो नहीं पता चलेगा ना। इसमें यही ध्यान देना कि अरबी फारसी, ये देखिए हिंदी लगा हुआ है ना यहाँ पे, ये इसका द्योतक है ना। इसी से आपको पहचानना है कि क्या है, ये अरबी और फारसी ध्वनियाँ हैं, ठीक है ना। फिर देखते हैं, देखिए अंग्रेजी दे दिया है, तो अंग्रेजी के का जो ओ वर्ड है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना ऑरेंज लिखते हैं ना, ORANGE, ऑरेंज लिखते हैं ना, तो ऑरेंज का हम लोग उच्चारण कैसे करते हैं, ऑरेंज, ऐसे, है ना। तो जो ए ओ आया है ना, इसको पढ़ते हैं ओ पढ़ते हैं, है ना। ना पूरा ओ होता है और ना पूरा आ होता है, दोनों के मिडिल का भाग होता है ना। तो ये जो चीज, ये जो वर्ड आया है, ये मेरा अंग्रेजी है। तो ये सब विदेशों से आए हुए हैं, है ना। देखिए अक्सर जो होता है ना कि वर्णों की जो गणना होती है वो दो आधार पे ही होती है, एक लेखन के आधार पे और एक उच्चारण के आधार पे। देखिए अब हमने यहाँ पे लिख दिया है, देखिए इसमें जो है ये दो होते हैं। आइए स्वर में देखते हैं, इस वर्ड में देखते हैं कि इसमें क्या अंतर है। ये जो दोनों चीजें हैं, है ना, अंग को, इसको हम कहते हैं क्या, अनुस्वार कहते हैं, और इसको कहते हैं विसर्ग कहते हैं। जब दोनों को मिला दिया जाता है, जैसे अभी यहाँ हम लिख दे रहे हैं अंग और अ, है ना, इन दोनों को मिला दे रहा है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, अनुस्वार। क्या बोलते हैं, अनुस्वार। और इसको हम बोलते हैं विसर्ग। लेकिन जब हम दोनों को मिला देते हैं तो इन्हें हम कहते हैं अयोगवाह। क्या कहते हैं, अयोगवाह, है ना, ये होता है। अब पूछेगा, अब देखिए ये जो लिखे हैं इसको बोलते हैं क वर्ग, एक क से स्टार्ट हुआ है तो इसको क वर्ग बोलते हैं, इसको च वर्ग बोलते हैं, ट वर्ग बोलते हैं, ट वर्ग बोलते हैं, प वर्ग बोलते हैं। जानने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये जो है य र ल व, पूछता बताइए अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन हमारा क्या है, य र ल व, क्या है अंतस्थ व्यंजन, य र ल व। उसी प्रकार उष्म व्यंजन, जब उष्म व्यंजन पूछे तो उष्म व्यंजन हमारा क्या है, स स स ह। अब देखिए उष्म व्यंजन इसे क्यों कहते हैं, ये देखिए जब स हम कह रहे हैं तो अंदर से हवा आ रही है ना, उष्मा लेते हुए, रगड़ते हुए आ रहा है बाहर, उष्मा जो है कि रगड़ते हुए बाहर आ रहा है हवा, तो क्या हो रहा है, जैसे लग रहा है कि उष्मा निकल रही है ना, इसी वजह से इसको उष्म व्यंजन कहते हैं। तो बोलने में संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, बोलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इसको हम कभी कभी संघर्षी व्यंजन भी कहीं कहीं देखते हैं, किताब में लिखा हुआ होता है, इसको संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं ना। तो अगर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कहीं संघर्षी व्यंजन नहीं दिया है तो वो स और ह को ही दिया है ना। चलिए और देखते हैं संयुक्त व्यंजन। आगे बात संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब आप इसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि संयुक्त का मतलब क्या होता है। संयुक्त का मतलब कि कई लोगों का मिलन, है ना। तो देखिए जो एक क है, छ है, त्र है, ज्ञ है, ये इसे हम संयुक्त व्यंजन या फिर संयुक्त अक्षर कहते हैं। अब संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर इसे क्यों कहते हैं, ये देखते हैं। मैंने बोला है कि जो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन जो है, हमने बोला है छ, त्र, ज्ञ और स्त्र। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, इसको ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसे, क किससे मिलकर बना है, क और ये जो मूर्धन्य स होता है किससे मिलकर बना हुआ है, त्र जो है त और र से मिलकर बना है, ज्ञ जो है ये हमारा ज और यहाँ से मिलकर बना है, जो स्त्र है वो मेरा स और र से मिलकर है ना। अब देखिए इसमें देखना क्या है, सबसे मतलब जो बारीक चीज जो है एग्जाम में यही से कंफ्यूज करता है, पूछता था ये छ जो है कि किससे मिलकर बना हुआ है। अब ऐसे दे देगा, क पे हलंत लगा देगा, स पे लगा देगा, यहाँ पे देगा, क पे नहीं देगा, ऐसे इस पे दे देगा। अब इस पे ना दे करके और दोनों पे नहीं देगा, फिर क्या करेगा, ऐसे दे देगा, फिर यहाँ पे हलंत लगा देगा, फिर इनमें दे देगा, इनमें से कोई नहीं है, ये भी ऑप्शन में दे देगा। अब आप नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, आप तुम इसको ठीक कर देंगे, ये हो गया, पहले ही देखेंगे आप सब सही कर देंगे। लेकिन नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे हलंत है, ये हलंत है, यही इसका द्योतक है, इसी से जानना है
है ना, इसी से पहचानना है उसको। ये क्या है, हमारा क्या है, ये संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर किससे मिलकर बना है, क और स से। तो उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा इस तरीके से, ठीक है ना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अब देखिए हमने बताया वर्णों की गणना 2 आधार पे की जाती है। तो वर्णों की गणना जो है 2 आधार पे किसे की जाती है, पहला है उच्चारण के आधार पे और दूसरा हमने बताया लेखन के आधार पे। देखिए जो वर्ण है यहाँ पे लिख देते हैं, दे रहा है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए जो वर्ण होते हैं उनको 2 आधार पे काउंट किया जाता है। पहला है उच्चारण के आधार पे, ठीक है, उच्चारण के आधार पे, और दूसरा है लेखन के आधार पे, लेखन के आधार पे। अब देखिए उच्चारण के आधार पे जो वर्ण होते हैं, जो वर्ण होता है वो 47 होते हैं, 47 होते हैं। देखिए जिसमें 10 क्या होते हैं, स्वर होते हैं, और हाँ 10 स्वर होते हैं, और 35 क्या होते हैं, 35 नहीं, 35 व्यंजन होते हैं, 37 व्यंजन होते हैं, 37 व्यंजन होते हैं, है ना, व्यंजन होते हैं। अब 37 व्यंजन आप कर रहे हैं, अभी तो आप कहेंगे कि अभी तो आप 35 व्यंजन बताए थे, तो 37 व्यंजन कैसे होते हैं, जो ये 2 व्यंजन होता है, जो अधिक एक्स्ट्रा जो व्यंजन होता है, इसको हम आगत व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आगत व्यंजन। आगत व्यंजन कौन होता है, ज और फ, ये ज और फ ऐसे ये बिंदी लगा रहेगा, अरबी फारसी जैसे लगा रहता है ना, उसी तरीके से इसमें भी लगा रहेगा, इसको हम क्या कहते हैं, आगत व्यंजन कहते हैं। तो इनको भी मिला करके कितने होते हैं उच्चारण के आधार पे व्यंजन, तो 47 होते हैं, जिसमें 10 स्वर और 37 व्यंजन होता है, ठीक है। फिर ये देखिए लेखन के आधार पे, अगर लेखन के आधार पे पूछ दे रहा है तो लेखन के आधार पे 55 होते हैं, 55 वर्ण होते हैं। वर्णों की संख्या कितनी होती है, 55। अब 55 कैसे हो जाती है, 55 लेखन के आधार पे इसलिए होती है कि जो मुद्रण होता है, जो रुपए पैसे पे जो लिखे होते हैं, जो मुद्रण होता है, जो उस पे जो लेटर्स लिखे होते हैं, जैसे आप देखे होंगे ना कि उसमें जैसे 2 रुपया लिखा हुआ है या रुपया लिखा हुआ है, तो ऐसे करके ऐसे ऐसे लिख देता है ना। तो ये भी जो होते हैं, जो मुद्रण होता है, ठीक है ना, इसको भी हम उसी में काउंट कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के कितने हो जाते हैं, 55 वर्ण हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए स्वर, अभी तो वर्णमाला चल रहा था, तो वर्णमाला के अंतर्गत स्वर और व्यंजन दोनों हम लोग, मतलब अभी तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग देखे हैं। अब आइए इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, है ना, अलग अलग वर्ण के स्वर को अलग पढ़ते हैं और व्यंजन को अलग। देखिए जो इस समय एसआई वगैरह की जो भर्तियां आने वाली है ना, इसमें हिंदी का बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है, समझ लीजिए। तो आप इस तरीके से पढ़िए कि ताकि इसमें से एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, है ना। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम स्वर को ले चलते हैं, उसके बाद फिर व्यंजन। देखिए स्वर जो है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जैसे स्वर क्या होता है कि जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना ही बन जाए। जैसे अगर हम बोले अ, ए, ओ, मतलब इसमें क्या है, जो हमारी जो ध्वनि निकल रही है, हमारी जो ध्वनि निकल रही है, ये बिना किसी सहारे के निकल रही है ना। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, है ना। ठीक, चलिए अब देखिए स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण देखिए कितने रूप में हुआ है। तो जो स्वरों का वर्गीकरण है, आइए उसके बारे में सबसे पहला देखते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण जो है वैसे मुख्यतः तो चार आधार पे किया गया है। इसको देखते हैं पहला वाला क्या है। पहला है मात्रा, उच्चारण और काल के आधार पे। मात्रा के आधार पे, उच्चारण के आधार पे और काल का मतलब समय, बोलने के बाद कितना समय लग रहा है ना, किस वर्ण में अधिक समय लग रहा है, किस वर्ण में कम समय लग रहा है ना। इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कम समय लगता है, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसको हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। मतलब उसके लिए हम केवल एक मात्रा का प्रयोग करते हैं। आप लोग पहले पढ़े भी होंगे हाई स्कूल इंटर में, जो हिंदी अगर लिए होंगे तो, है ना, कि उसमें लघु और गुरु छाटा जाता है ना। तो लघु गुरु जो छाटा जाता है उसमें यही प्रक्रिया होती है लघु वाला, जैसे ये वाला सिस्टम है ना, एक के लिए ऐसे प्रदर्शित करते हैं ना, ये तो इसका सिंबल होता है। जो ह्रस्व स्वर कम समय लगता है, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए अ, इ, उ। इसे हम लोग पढ़ते हैं ना, अ, आ, इ, उ, उ, ऊ,
ए इसके बाद ऐसे स्टार्ट करते हैं ना। देखिए सबसे पहले बोलते हैं अ, फिर बोलते हैं ई, फिर बोलते हैं ओ, मतलब इसमें कम समय लग रहा है ना। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। देखिए है ना, क्या हो गए? ह्रस्व स्वर है ना। अब देखिए दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ स्वर जो है ह्रस्व से अधिक समय लगता है, इसकी अपेक्षा इसमें अधिक समय लगता है ना। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम ले लें तो देखिए, एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखे नहीं है लेकिन ऐसा हम बता दे रहे हैं। आ, ई, है ना, ऊ, बड़ा ऊ, ऐसे इस तरीके से है ना। आ, ई, ऊ, इस तरीके से, जिसमें अधिक समय लग रहा है ना। क्या हो रहा है? इसमें अधिक समय लग रहा है। ए ओ औ, मतलब इन तीनों को छोड़ करके बाकी सब है ना ले लिए जाते हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे हमारे? इसमें हमारे दीर्घ स्वर हो जाते हैं। और इनके लिए जो प्रयोग किया जाता है, दीर्घ के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो ये वाला सिंबल प्रयोग किया जाता है। मतलब इसको हम ऐसे छांटते हैं, जब मात्रा का जब छटनी करनी होती है ना। तो इसी तरीके से तो अलग अलग निकालते हैं ना। जैसे हमको वो पद अगर चुनना है ना, तो उस तरीके से हम रोला चुनना है, सोठा चुनना है, करते थे ना पहले हाई स्कूल इंटर में, तो उसी तरीके से भी है। अब देखिए जो तीसरा है वो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है? ये दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। अब प्लुत स्वर क्या होता है? तो प्लुत स्वर का आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। प्लुत स्वर जो होता है, ये देखिए जैसे लिखा है ना, ये राम और ये देखिए सिंबल लगा है ना, इस तरीके से। जिससे होता है कि जो प्लुत स्वर होता है उसका उपयोग हम किसी को पुकारने में या फिर किसी नाटक समाज आदि में जो प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि राम, जैसे कुछ चिल्ला रहे हैं ना देरी से, तो वो लकार बीच में निकलती चली जा रही है, बहुत दूर तक लकार निकलती चली जा रही है ना। तो उसको हम कहते हैं प्लुत स्वर बोलते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्लुत स्वर बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए ये हो गया। अब दूसरा है कि जीभ के प्रयोग के आधार पे, दूसरा जो प्रकार है वो क्या है? जीभ के प्रयोग के आधार पे। तो जीभ के प्रयोग के आधार पे भी हम इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है? अग्रस्वर। जैसे अग्रस्वर है जो जीभ का अग्र भाग काम करता है। जैसे अभी एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा है ई ए, हम बोलते हैं ना ई, तो मेरा जो जीभ है आगे वाला हिस्सा जो है वो काम करता है, वो वाला जैसे लगता है कि आगे जाकर के सट रहा है ना, वो काम करता है। उसके आधार पे, उसके अगर जीभ आगे वाला अगर काम ना करे तो हम इसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे, ई ए और ए का, है ना। तो इस वजह से हम इसको क्या करते हैं? अग्रस्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अग्रस्वर बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा है सेकंड मध्य स्वर। मध्य स्वर का मतलब जो जीभ का बिचला हिस्सा काम करता है, मध्य का हिस्सा कार्य करता है। जैसे अ, केवल अ, देखिए बोलते हैं ना अ, ना आगे वाला जीभ सट रहा है ना पीछे वाला सट रहा है, बीच वाला हल्का है ना, अ, है ना। इसीलिए इसको कहते हैं मध्य स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य स्वर। फिर तीसरा है स्पष्ट स्वर। स्पष्ट स्वर क्या है? जीभ का जो पिछला हिस्सा जब काम करता है, जैसे बोले आ ऊ, तो बोलते हैं ना ओ ओ, अंग्रेजी का ये वर्ड है ना। तो क्या कर रहा है? पिछला हिस्सा काम कर रहा है, जैसे लग रहा है कि पिछला वाला जो जीव है ना वो सट रहा है ना। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? स्पष्ट स्वर बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए मुख द्वार के खुलने के आधार पे, जो मुख जो विपरीत होता है खुलने के आधार पे, है ना, कि खुलने के आधार पे भी हम स्वरों का वर्गीकरण किए हैं। कितने आधार पे? चार आधार पे किए हैं। जैसे पहला है विपरीत। देखिए ऐसे तो नहीं आपको कंफर्म हो रहा होगा ये वर्ड, इस वर्ड से, इसी वजह से हमने इसका इंग्लिश वर्ड भी लिख दिया है। विपरीत का मतलब होता है खुला, ओपन, है ना, ओपन होता है। जैसे अगर हम कोई स्वर अगर बोल रहे हैं, किसी वर्ण का उच्चारण हम कर रहे हैं और हमारा जो मुंह है पूरा क्या है, मुख क्या है, पूरा खुल जा रहा है ना, तो उसे हम कहते हैं क्या? विपरीत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? विपरीत स्वर। जैसे हम इस स्वर को ले लेते हैं आ को, आ कह रहे हैं ना, तो आ में मेरा मुख क्या हो रहा है? पूरा खुल जा रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? विपरीत स्वर कहते हैं। ठीक है। सेकंड है अर्ध विपरीत। अर्ध विपरीत का मतलब हाफ ओपन। क्या है? आधा खुला, है ना, आधा खुला हो। ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय हमारा जो मुख है वो आधा खुले, है ना, उन स्वरों को हम क्या कहते हैं? अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं, है ना। देखिए, है ना, जैसे अ ए ओ आ वाला आ रहा है ना। तो देखिए क्या हो रहा है? मतलब कि आधा मुख हमारा खुल रहा है ना, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? अर्ध विपरीत कहते हैं, हाफ ओपन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे है अर्ध समृद्ध। अब समृद्ध का मतलब क्या होता है? विपरीत का मतलब होता है खुलना और समृद्ध का मतलब होता है बंद, क्लोज, है ना। क्या है? अर्ध क्लोज मतलब हाफ ओपन, आधा बंद, है ना। तो जब आधा बनने की बात कर रहे हैं, जब हम कोई ऐसे वर्ड को हम ले जिसको बोलने पर आधा हमारा मुख खुले, है ना, जैसे लगे कि आधा बंद हो गया है ना। जैसे
ए ओ, क्या हो रहा है, ए ओ, कहिए जैसे लग रहा है कि बंद हो रहा है, मुख हमारा क्या हो रहा है, बंद हो रहा है ना। तो इस वजह से हम इसको किस में रखते हैं, अर्धसमृत में। तो देखिए सबसे पहले ने क्या होता है, विपरीत पूरा खुला होता है किसमें, आ, है ना। जब कोई वर्ड अगर हम बोलते हैं पूरा मुख खुल जाता है हमारा तो उसको कहते हैं ओपन, है ना, विपरीत बोलते हैं। जब आधा खुला होता है तो उसको कहते हैं, उसे कहते हैं हाफ ओपन, मतलब कि अर्ध विपरीत। अब जब किसी वर्ड जिसका उच्चारण करते समय जैसे लगे हमारा मुख बंद हो रहा है, आधा बंद हो रहा है ना, उसे क्या कहते हैं, अर्धसमृत कहते हैं। अब ये बात आ गई समृत की। समृत का मतलब होता है क्लोज, पूरा क्या है, क्लोज, मतलब जैसे लगे कि हम किसी वर्ड का अगर उच्चारण कर रहे हैं जैसे लगे पूरा मुख मेरा क्या हुआ है, बंद हो गया है ना, तो उससे हम क्या कहते हैं, समृत कहते हैं। तो मुख द्वार लगभग बंद होता है इसमें, जैसे एग्जाम्पल क्या है, ई उ, है ना, देखिए ई उ, जैसे लग रहा है पूरा बंद हो गया मुख, है ना। इस वजह से इसके आधार पे हम क्या करते हैं, इसे समृत कहते हैं। क्या कहते हैं, समृत कहते हैं, समृत स्वर कहते हैं, है ना। आगे देखिए, आगे और है वो देख लेते हैं। ओठों के आधार, ओठों की स्थिति के आधार पर, आइए देखते हैं, ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, देखिए अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। अवृत्तमुखी का मतलब क्या होता है, देखिए आप लोग जानते हैं कि वृत्त का मतलब होता है कि चक्री गोला, ये वृत्त, है ना, जानते हैं ना। तो इस वजह से कह रहे हैं कि अवृत्तमुखी का मतलब होता है जो मतलब गोलाकार। जब किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे वोट जो है वो गोलाकार रूप में ना हो, उसे हम कहते हैं अवृत्तमुखी। अ लग गया, आ गया ना, इसका मतलब कि अवृत्तमुखी, वृत्त की तरह ना हो, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, अ आ ई ए, कहीं गोलाकार बना है, नहीं बना ना, मतलब इसका उच्चारण करते समय कहीं भी हमारा ओठ का जो हमारा ओठ का जो स्ट्रक्चर है वो वृत्त की तरह नहीं हुआ है। इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अवृत्तमुखी। क्या बोलते हैं, अवृत्तमुखी, है ना। अब देखिए नेक्स्ट है दूसरा, वृत्तमुखी। वृत्तमुखी का मतलब क्या हुआ कि वृत्त की तरह हमारा मुख क्या हो, बन जाए। किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे ओठ की जो स्थिति है, स्ट्रक्चर जो है वो एक वृत्त की तरह हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, वृत्तमुखी कहेंगे, मतलब गोलाकार हो गया, है ना। देखिए जैसे ओ, देखिए बोलने को बन जा रहा है ना, बोल बन जा रहा है ना। फिर ओ आप खुद बोल के देखिए एक बार, देखिए बन जाएगा ये। ठीक है, नहीं देखते हैं। 5वां जो है वो क्या है, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पे, है ना। अब देखिए कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के ये भी होते हैं। कौन कौन सा, देखिए निम्नासिक या मौखिक स्वर। निम्नासिक या मौखिक स्वर का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी वर्ण का अगर उच्चारण कर रहे हैं तो केवल मेरे मुख से ही आवाज निकले या फिर हवा निकले, नाक से ना निकले, है ना, उसे हम कहते हैं निर्नुनासिक। हवा केवल मुख से निकलती है, न कि नाक से, है ना। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, अ आ ई, ये सब देख रहे हैं, कहीं निकल रहा है बोलने पर, अ आ ई उ कहीं निकल रहा है, नाक से निकल रहा है, नहीं निकल रहा है ना, नहीं उच्चारण हो रहा है ना। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं निर्नुनासिक या मौखिक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब कि हमारे नाक से और मुख से दोनों से हवा निकले, है ना। उच्चारण करते समय किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकले, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अनुनासिक। एग्जाम्पल के देखिए, आ ई, देखिए नाक से भी निकल रहा है ना, आ ई, कहने में निकल रहा है, नहीं निकल रहा है ना। इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, अनुनासिक। और आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो वर्णमाला का जो पंचमा अक्षर होता है ना, उसको हम पढ़ाएंगे जब हम व्यंजन पढ़ाएंगे। अभी तो देखिए स्वर पढ़ा रहे हैं ना केवल, अभी हम नेक्स्ट वीडियो व्यंजन का भी डालेंगे, ठीक है ना। तो केवल व्यंजन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो व्यंजन का जो पंचमा अक्षर होता है ना, वो सब अनुनासिक होते हैं। ऐसे हो गया अंग, इया, अंग, है ना, ये सब आएंगे। अब देखिए घोषत्व के आधार पे, घोषत्व का सबसे पहले घोषत्व की बात आई तो घोषत्व होता क्या है, तो घोष हम उसे कहते हैं, उन वर्ण को हम घोष कहेंगे, उन ध्वनियों को कहेंगे कि जब किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे जो स्वर तंत्र है ना, जो स्वर तंत्रिकाएं हैं, उनमें कंपन उत्पन्न होता है। बोलने पर क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं घोष। क्या कहते हैं उसे, घोष या सघोष। देखिए एग्जाम में दे देता है घोष या सघोष, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। घोष सघोष एक ही बात है, दोनों क्या है, एक दूसरे का पैरेलल है, मतलब कि इक्वल है ना।
बल्कि अघोष कहेगा तब अलग हो जाएगा, है ना। बाकी सघोष या फिर घोष अगर दे दे तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए जितने सभी स्वर जो हैं वो सब क्या है, सघोष है। सबको बोलने पर क्या हो रहा है, सबको बोलने पर स्वर तंत्रिका में क्या हो रहा है, कंपन उत्पन्न हो रहा है। आप कोई भी बोलिए अ आ ई, आपको बोलने पे गहराई से आप सोचिए एक बार, जब आप सोचेंगे ना तो पता चलेगा कि हाँ बोलने पर क्या हो रहा है, कंपन उत्पन्न हो रहा है ना। तो ये जो रहा वर्णमाला के वर्णमाला का चैप्टर पहला रहा है, और आज हम लोग उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखे हैं और स्वर के बारे में अध्ययन किए हैं। अब इसका अगला वीडियो जो होगा वो व्यंजन का होगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।